हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल में। आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सूरज के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था। सूरज में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में जान लिया था। उसकी तुलना हम लोगों ने पृथ्वी से कर ली थी और जान लिया था कि सूर्य प्लाज्मा अवस्था में होने के कारण कैसे कैसे दिशाओं में जो है रोटेशन करता है, कौन सा भाग उसका कितने दिनों में रोटेशन अपना कंप्लीट कर लेता है। तो जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख सकते हैं, हम ग्रहों की परिभाषा जानने वाले हैं, ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं। शुरू में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सारे ग्रहों को पढ़ने से पहले हम सूर्य के बारे में जान लेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है सौरमंडल में, सबका बॉस होता है। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे फिर से बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसा करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रहों की परिभाषा से। तो पूछा जाए कि ग्रह क्या होते हैं या किसे हम ग्रह कह सकते हैं, तो ग्रहों को समझने के लिए कुछ नियम हैं जिसे हम धीरे लिख लिख कर समझ लेते हैं। ग्रहों को ग्रह कहने के लिए सबसे पहले जो नियम है वो उसमें आना चाहिए, उनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ग्रहों के पास उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने शुरू में तारे में पढ़ा था, उनके पास अपनी हीट लाइट होनी चाहिए, तो वो तारे कहलाएंगे। इसमें जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें अपनी हीट और लाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये किसी ना किसी के तारे का चक्कर लगाना चाहिए। जैसे कि सन है तो सन के चारों ओर सारे ग्रह हैं, सारे ग्रह जो हैं सन का चक्कर लगाते हैं, तो ये किसी किसी ना किसी स्टार तारे का चक्कर लगाएं ना। ठीक है, लगाएं, ये किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाएंगे ही। ये ग्रहों की परिभाषा के अंदर जो नियम आ रहे हैं। तीसरा जो होगा, ये थोड़े आकार में बड़े होने चाहिए। ठीक है, बड़े होने चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पेन से बड़ा हूँ तो मैं ग्रह कहलाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। हम ब्रह्मांड अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आकार में ये बड़े भी होने चाहिए। चौथा जो होगा, ये किसी और ग्रह के ऑर्बिट या फिर कक्ष को नहीं काटने चाहिए। अगर पृथ्वी जैसे पृथ्वी अपने कक्ष में घूम रहा है और पृथ्वी के कक्ष में अगर मार्स आके टकरा जाता है, मंगल आके उसमें अपना चक्र लगाने लगता है, तो उसमें विस्फोट हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। तो ये किसी के पाथ या फिर ऑर्बिट या कक्षा को नहीं काटें। ठीक है, को ये नहीं काटेंगे, अपनी ही कक्षा में जो है ये चक्र लगाएंगे। ये सारे कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम ग्रहों को ग्रह कह सकते हैं। साइज़ भी जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, किसी न किसी तारे का चक्कर लगाना चाहिए, है ना। किसी के ऑर्बिट और पाथ को नहीं काटने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे जो है थोड़ा स्ट्रक्चर बना करके ग्रहों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है सौर मंडल का स्ट्रक्चर तैयार है। तो इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं, कौन से बाह्य ग्रह होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले आंतरिक ग्रहों के बारे में, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को जो अलग करता है, वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंतरिक ग्रह और कौन सा बाह्य ग्रह है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए इनके मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, कुछ क्षुद्र तारे होते हैं, जो कि इन ग्रहों को आंतरिक और बाह्य भागों में विभाजित करते हैं। अब बात करेंगे, अब आप पूछेंगे कि ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो पिछले कुछ टॉपिक में मैंने आपको लिलिटन का सिद्धांत बताया था, जिसने बताया था दो तारे के सिद्धांत को। उसमें बताया था कि एक तारा था जो ब्लास्ट हो गया, जिसके ब्लास्ट होने के कारण से फिर जो है प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उनमें से कुछ कण जो ये हैं जो प्लैनेट्स बन गए थे, और जो बाकी जो टुकड़े बच गए वो इन क्षुद्र ग्रहों के रूप में इन सौर मंडलों के बीच में लटके रह गए। और ये कैसे बीच में लटके हुए हैं, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो ठीक है, ये हो गए क्षुद्र ग्रह जो कि इन दोनों को बीच से विभाजित करते हैं। इसमें हो जाएंगे ये
सूर्य के बाद के जो 4 ग्रह हैं, सूर्य के शुरुआत के 4 ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो जाएंगे अपने सूर्य के आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह, इन्हें हम आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं। और मंगल के बाद के जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनके बाद के जो बाकी 4 ग्रह बच जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह। अब इम्पोर्टेंट करता है कि इसमें आंतरिक ग्रहों और बाह्य ग्रहों की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम इनको बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे ये आंतरिक ग्रह हैं, तो आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो बाह्य ग्रहों के मुकाबले अपेक्षाकृत थोड़े छोटे होते हैं। इनका आकार बाह्य ग्रहों के मुकाबले छोटा होता है। ठीक है, इनका आकार बाह्य ग्रहों के मुकाबले छोटा होता है और बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा होता है, ठीक है, इनका आकार जो है बड़ा होता है। और क्या हो जाएंगे, इनके पास उपग्रहों की संख्या कम होती है। बाह्य ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या कम होती है, उपग्रहों की संख्या कम होती है। इनके पास उपग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है आंतरिक ग्रहों के मुकाबले। ठीक है, किसके पास कितने उपग्रह हैं, कौन बड़े हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, और बाह्य आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये अपेक्षाकृत बाह्य ग्रहों को अपेक्षाकृत ये सॉलिड अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड अवस्था में होते हैं। और जो बाह्य ग्रह होते हैं ये गैसीय अवस्था में अभी भी हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। इस पे कदम नहीं रख सकते, नहीं अन्यथा धंस जाएंगे नीचे। अब देखते हैं कि सूर्य से सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा होता है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध। ठीक है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और यही जो है सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगा के कंप्लीट कर लेता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं पास हूँ आपके तो सबसे पहले मैं आपके चारों ओर घूम लूँगा। दूर वाला जो है वरुण वो थोड़े से लेट में आएगा। ठीक है, तो इसकी भी खासियत क्या है, बुध की खासियत क्या है, ये हम जान लेते हैं। कि देखिए, बुध जो है सबसे छोटा भी है और सूर्य के सबसे पास भी है। इस वजह से ये जो है सूर्य का सबसे तेज़ी से चक्कर लगा लेता है। किंतु इसके कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के पास होने के बावजूद बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह अगर कोई कहलाता है तो वो हो जाता है शुक्र। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से ही मैं आपको समझा देता हूँ। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा है, तो इसके पास क्या है कि ऑक्सीजन की नहीं के बराबर थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दिन के समय जो इसको हीट मिलता है, ठीक है, दिन के समय इसको हीट मिलता है, लेकिन ये इसका चक्कर इतनी तेज़ी से लगा रहा होता है कि ये जैसा ही रात होता है तो इसका जो तापमान होता है वो पूरा नीचे गिर जाता है, ये ठंडा हो जाता है। ये मिले हुए ताप को अपने में स्टोर करके नहीं रख सकता है, जिस वजह से ये रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, दिन के समय जो है इसका ताप हो जाता है 480 डिग्री सेल्सियस, ये दिन के वक्त इसका तापमान हो जाता है। और रात के वक्त इसका तापमान पहुंच जाता है -120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से बुध में जो है जीवन की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिन में उतरेंगे तो जल के मर जाएंगे, रात में जम के फूट जाएंगे। अब जानते हैं कि सेकंड नंबर में होने के बावजूद जो है शुक्र सबसे गर्म ग्रह कैसे है। ठीक है, तो इसे भी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देते हैं। शुक्र के पास हवा के रूप में, वायुमंडल के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होने के कारण होता ये है कि इसमें जो ताप आती है सूर्य से तो जितनी ताप आती है तो ये बोलता है भाई आने दो, जितना भी आना है मेरे पास इसे आने दो।
सूर्य ये ऐसा करता है, और जितनी भी ताप आ जाती है उसके पास, फिर वो उसे जो है दोबारा लौट के जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसका रंग जो है चमकीला हो जाता है। ठीक है, चमकीला और गर्म होने के कारण इसे जो है अंतरिक्ष की रानी या अंतरिक्ष की परी ऐसे, या फिर सबसे चमकीला ग्रह, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, शुक्र की बहुत सारी खासियत हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि सबसे चमकीला ग्रह, अब जो है यहाँ पर लिख के बता देते हैं आपको, है ना। चमकीला ग्रह शुक्र, ठीक है, क्योंकि इसके पास ताप बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। तो सौरमंडल की रानी कौन? शुक्र। ठीक है, परी कौन? शुक्र। ये पृथ्वी से कुछ समानता रखती है और पृथ्वी से कुछ पास है, तो इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा कह देते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जा सकता है। पृथ्वी की जुड़वा शुक्र। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा शुक्र हो जाएगी। और या तो पृथ्वी में इसे कहा जाता है भोर का तारा शुक्र। ठीक है, सांझ का तारा अगर कह दिया जाएगा तो हो जाएगा शुक्र। इसे सहोदर शुक्र, पड़ोसी शुक्र, अगर कुछ भी पूछ देता है शुक्र, कौन सा सबसे ज़्यादा कौन चमकता है तो शुक्र। रानी किसे ज़्यादा कहा जाता है? शुक्र। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। पूछ देगा पृथ्वी का उपग्रह शुक्र, मार दीजिएगा, गल हो जाएगा, गलत, ख़त्म कहानी यहीं पे। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं होगा, अगर नहीं है सूझेगा तो आखिरी में शुक्र को टिक मार देना है, ये मतलब डूब देगा, तिनके का सहारा आपको दे देगा। ठीक है, तो ये शुक्र के इतनी सारी खासियत हैं, और भी कई नामों से जाना जाता है शुक्र को, तो इतने सारे नाम जान के भी क्या कर लेंगे, यही इतना जो है बेसिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये शुक्र के बारे में जानकारी हो गई। अब क्या है कि देखिए, शुरू में ही बताया था कि इनके पास जो है उपग्रहों की संख्या कम है। तो यहाँ पे हमारे सूरज मामा आ जाते हैं। यह हो गया हमारा सूरज, और ये हो गया हमारा बुध, ये हो गया हमारा शुक्र। ये सूर्य के थोड़े से करीब हैं। तो हुआ ये कि कुछ 100 साल पहले, कुछ करोड़ों साल पहले जब प्लेनेट या फिर सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तो इनके पास भी अपने अपने उपग्रह थे। इनके पास अपने उपग्रह थे। ठीक है, इनके पास अपने उपग्रह थे। लेकिन हुआ ये कि सूर्य के नज़दीक होने के कारण सूर्य के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ये इन लोगों को अपने अंदर खींच लिया। ठीक है, ये इनके उपग्रह को अपने अंदर खींच लिया, इन्हें खा गया, अपने अंदर ले लिया। ठीक है, क्योंकि सूरज की जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग कहेंगे भाई जब इनको निगल सकता है तो इनको क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये जो है थोड़े आकार में बड़े हैं, है ना, आकार में बड़े हैं, और सूरज है चक्कर जो है बहुत स्पीड से चारों तरफ लगा रहे हैं, इस वजह से इनको नहीं ले पाया। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर आ जाती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का भी अपना उपग्रह अभी भी है, चंद्रमा। ठीक है, तो इसको क्यों नहीं ले पाया, इसको क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि थोड़ी पृथ्वी जो है ना सूर्य से थोड़ी ज़्यादा दूरी पे स्थित है, इस वजह से इसको जो है चंद्रमा को सूर्य नहीं खा पाया। और चंद्रमा के होने के कारण ही ना बहुत सारी खासियत है, जैसे कि चंद्रमा के कारण जो है हमारा हिंदू और मुस्लिम धर्म का जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर हिंदू मुस्लिम का हमारा जो कैलेंडर होता है वो चंद्रमा पर ही आधारित होता है। जैसे जैसे ज्योतिष और उनके मौलाना जो चेक करते हैं, तो ये चंद्रमा के हिसाब से ही हमारे त्यौहार जो है आगे पीछे होते रहते हैं। हर साल आप लोग देखिएगा कि हमारे हिंदू के त्यौहार और जो मुसलमानों के त्यौहार जो हैं आगे पीछे सरकते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हिंदू में आप लोग जानते हैं जेठ मास कार्तिक पूर्णिमा ऐसे करके अगर गिने तो फिर हम कैलेंडर नहीं बैठा पाएंगे। वैसे ही मुसलमानों में भी कई सारे मुहर्रम, इस तरह से कई तरह के त्यौहार आते रहते हैं उनके, ये भी अपने इसके हिसाब से अपना कैलेंडर नहीं जमा सकते। तो हमारा कैलेंडर जो होता है वो ईसाई धर्म के अनुसार से अभी हमारा जो है चल रहा है। जैसा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो हमारा कैलेंडर है वो ईसाई धर्म के अनुसार चल रहे हैं। अगर इस चंद्रमा को भी ये खा गया होते हमारे सूरज मामा, तो आज जो है ये कहानी ख़त्म हो गई होती। हम जो है पूरा मतलब त्यौहार वार जमाते, कैसे भी जमाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में जो है हम इतना ही जानते हैं। धीरे धीरे सारे ग्रहों के बारे में आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। कल आप लोगों को ये बता देंगे कि स्टेरॉइड्स कैसे बीच में लटके हुए हैं, या फिर इनकी खासियत भी नहीं बताई हुई है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम जो है धीरे धीरे आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सारे प्लैनेट्स को पढ़ने में कम से कम 2-3 दिन का समय लगेगा। छोटा छोटा टॉपिक बनाएंगे जिससे आप लोगों को जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। अगर कुछ ना पसंद आए तो फिर कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए, ज़रूर प्रयास किया जाएगा सारा कुछ बताने का। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद।